जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में बात किया था कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का काम करता है। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का केस होता है। कार्बोकैटायन इसका इंटरमीडिएट होता है, पाई बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये रिएक्शन जो है जार्ट्सफ रूल को ओबे करती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप में बढ़ता है, SN1 SN2, जिसका ऑर्डर SN2 में होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और SN1 में होगा तो टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी होगा। इसके बाद हमने बात किया रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। KCN एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर डेवलप होता है, इसलिए कार्बन यहां पर इंपॉर्टेंट अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज होता है, जिसके कारण अल्काइल हैलाइड से कार्बन जाकर के जुड़ता है। और वैसे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए जब KCN यूज करेंगे तो अल्काइल साइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट आएगा, और जब AgCN यूज करेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि AgCN जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और यहाँ पर जो रिएक्शन का मेन रीजन होता है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एज इट इज फिर हमने बात किया KNO2 और AgNO2 से रिएक्शन। तो KNO2 का जो केमिकल रिएक्शन है वो फिर से एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका जो बॉन्ड फिशन होगा वो K+ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होगा तो ऑक्सीजन अटैकिंग स्पीसीज रहेगा और ऑक्सीजन के अटैक करने के कारण एल्काइल नाइट्राइट यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। और जब हम बात करेंगे AgNO2 की तो वहां पर नाइट्रो का नाइट्रोजन जो है वो N जो है अटैकिंग स्पीसीज होगा, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा नाइट्रो अल्केन। तो यहां तक के केमिकल रिएक्शंस पर हमने बात कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ लिया है, पहले उनको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि वो हैलाइड की भी रिएक्शन है, और उसके बाद कुछ बचे हुए एल्काइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस पर बात करेंगे। तो नंबर 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं वर्ज रिएक्शन। वर्ज हमने पहले भी पढ़ लिया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। कोई भी रिएक्शन जब आती है तो मैं हमेशा उसको रिकॉल करता हूं ताकि वो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाए। तो वर्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। 2 मोल्स ऑफ alkyl halide, 2 moles of alkyl halide with identical alkyl group. 2 moles of alkyl halide with identical alkyl groups reacts with sodium metal in presence of dry ethers to produce अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। 2 अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में इसमें कंबाइंड होते हैं। तो 2 मोल एल्काइल आयोडाइड, खास बात है कि उसके अल्काइल ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सिमिलर, मतलब मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इसके हाइड्रोकार्बन्स में देखे थे।
तो ये है वर्ज रिएक्शन, जहां पे अल्काइल हैलाइड के दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, अल्केन्स बनाते हैं। यह है वर्ज रिएक्शन। तो मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ईथेन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। इथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर ब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। टू इथाइल फ्री रेडिकल जब कंबाइंड होंगे तो ब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। तो सेकंड वाले का प्रोडक्ट है ब्यूटेन और फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट है ईथेन। यह है वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज रिएक्शन में ध्यान रखना है, दो आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है वर्ज रिएक्शन। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका, दैट इज, जिसको हम मिक्स्ड वर्ज भी कह सकते हैं। तो वन बाय वन सारे के सारे रिवाइज करेंगे हम। मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। अब मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन में क्या है, इफ टू अल्काइल हैलाइड, टू अल्काइल हैलाइड, टू अल्काइल हैलाइड्स ऑफ different alkyl group, different alkyl group, दोनों अल्काइल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं। टू अल्काइल हैलाइड ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप टेक्स पार्ट in the chemical reaction, in the chemical reaction, then it gives mixture of compound, mixture of alkanes, mixture of alkanes, mixture of alkanes, because of closer boiling point, because of closer boiling points can't be easily separated, can't be easily separated, इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, can't be easily separated. So this reaction is not good for combination of different kind of alkyl group, different kind of alkyl ग्रुप्स। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा केमिकल रिएक्शन नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो केमिकल रिएक्शन तो हो जाएगी, प्रोडक्ट भी बन जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट के मिक्सचर को सेपरेट करना एक आसान काम नहीं होता है। इसलिए ये रिएक्शन डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा रिएक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक इथाइल आयोडाइड है, तो एक इथाइल आयोडाइड का मतलब जब हम किसी लिक्विड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाते हैं तो ढेर सारा इथाइल ग्रुप उसमें होगा, ढेर सारा इथाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा विथ मेटालिक सोडियम, और उसके साथ साथ चलिए हमने यहाँ पे C3H7I यूज कर लिया, प्रोपाइल आयोडाइड ले लिया। तो अब देयर आर सो मेनी इथाइल फ्री रेडिकल एंड सो मेनी प्रोपाइल फ्री रेडिकल, इसमें बहुत सारे
इथाइल और बहुत सारे प्रोपाइल फ्री रेडिकल होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनने का चांस होगा, C2H5 C3H7 का पहला कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको प्रोडक्ट मिल गया 5 कार्बन, तो पेंटेन आपको यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर दो इथाइल ग्रुप कंबाइन करते हैं, इफ देयर इज 2 इथाइल ग्रुप इज देयर, तो इथाइल इथाइल मिलेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर दो प्रोपाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं, इफ देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोपाइल ग्रुप, अगर दो प्रोपाइल ग्रुप कंबाइन करेंगे तो 6 कार्बन हो गया, तो हेक्सेन भी मिलेगा। तो देयर इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स आर डेवलप्ड इन वर्ज, in mixed Wurtz reaction, or when different kind of alkyl group is taken in the Wurtz reaction, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए एक अच्छा रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, आपको प्रोडक्ट बनाने का भी ध्यान रखना है। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। ये हुआ मिक्स्ड Wurtz। उसके बाद आता है Wurtz-Fittig। हालांकि इसमें एरोमेटिक का भी पार्ट है, लेकिन ठीक है, हैलाइड से रिलेटेड रिएक्शन है। Wurtz-Fittig 1 मोल ऑफ एलिफेटिक हैलाइड, इसमें कंपलसरी कंडीशन है 1 मोल एलिफेटिक हैलाइड होगा, 1 मोल ऑफ एलिफेटिक हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ aromatic halide, aromatic halide। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब सोडियम, मेटल, ड्राई ईथर, ये सब सिमिलर रहेगा। तो देयर इज, जैसे एक अल्काइल का ग्रुप है और एक एरोमेटिक का ग्रुप है, ये हुआ आपका फिनाइल आयोडाइड, मेटालिक सोडियम और मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अल्काइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। हियर द प्रोडक्ट इज अल्काइल बेंजीन। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोलुइन एज अ प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या प्रोडक्ट आ गया? टोलुइन, और साथ में सोडियम आयोडाइड एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हुआ Wurtz-Fittig, Wurtz-Fittig रिएक्शन। अब Wurtz-Fittig के बाद इसी के सिमिलर नाम वाला एक रिएक्शन और है, क्योंकि हमको सब एक ही साथ रखना है ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए बार बार इसको हम करते हैं। Wurtz-Fittig के बाद अगला जो आएगा वो है Fittig। और Fittig रिएक्शन में क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स, 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड होते हैं। 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether। तो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों यहाँ पे एरोमेटिक होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है या आयोडोबेंजीन है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल जो होंगे वो आइडेंटिकल फिनाइल वाले होंगे, फिनाइल ग्रुप्स रहेगा, दोनों में एरोमेटिक का हिस्सा पार्ट रहेगा, और 2 फिनाइल फ्री रेडिकल जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है डाई फिनाइल। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको? डाई फिनाइल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो ये सिमिलर टीज वाले रिएक्शन है, मतलब मिक्स्ड Wurtz-Fittig और Fittig। तो इससे आपको याद रखने में बड़ी आसानी रहेगी। अब इसके बाद फिर अगला जो रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा था वो था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी Wurtz के जैसा ही रहता है।
फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 moles of alkyl halides again with identical alkyl group। इसमें भी अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, इसमें भी अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। अल्काइल ग्रुप्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। 2 moles of alkyl halide with identical alkyl group reacts with zinc ethanol to give alkanes, यहाँ पे भी आपको वो बात ध्यान रखनी है, डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप को अगर आप कंबाइन करोगे तो यहाँ भी आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप को कंबाइन करोगे तो यहाँ भी मिक्सचर मिलेगा। इट मींस अगेन दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये रिएक्शन भी डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए एक सुटेबल रिएक्शन नहीं है। तो ये अल्केन बनाने का अगला रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ हैलाइड। अब फ्रैंकलैंड के बाद अगला रिएक्शन फिर से रिपीटेड ही आएगा और वो है कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। और कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस में क्या होता है? डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, जिसको हम कहते हैं गेलमांस रिएजेंट। Gell-Manns reagent reacts with alkyl or aryl halide, react with alkyl or aryl halide। ओके, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो गेलमांस रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप होगा वो आइडेंटिकल रहता है, और यहाँ पे जो आप R' यूज करोगे, मतलब जो सेकेंड अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, उसके कार्बन में अंतर आ सकता है। मतलब वो इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है और फिनाइल भी हो सकता है, तो अगर इथाइल और मिथाइल का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोपेन, लिथियम के साथ जाएगा आयोडीन, तो लिथियम आयोडाइड, और एक कॉपर जो गेलमांस रिएजेंट का है वो आगे के लिए रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि R' या सेकंड वाला जो अल्काइल हैलाइड है उसकी जगह पे RX की जगह पे आप फिनाइल भी यूज कर सकते हो, मतलब टॉलुइन भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे होगी। सेकंड जो अल्काइल हैलाइड का R है उसमें फिनाइल हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पे C6H5CH3 मतलब टॉलुइन भी एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है इस रिएक्शन में, और लिथियम के साथ जाएगा आयोडीन और एक जो कॉपर है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ बचा हुआ दिखेगा। तो ये है कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। तो ये कुछ रिएक्शंस जो हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था और अब दोबारा भी आ गई।
अब अच्छे से याद करना है। इसके बाद बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन। इट इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस। Hofmann ammonolysis. When alkyl halide reacts with ammonia, alkyl halide reacts with ammonia, alkyl halide की रिएक्शन है अमोनिया के साथ। alkyl halide reacts with ammonia, then it gives primary, secondary and tertiary amines। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनेगा। फाइनली क्वाटरनरी सॉल्ट, और अंत में ये क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंत में ये क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। तो देखो, प्राइमरी हैलाइड मतलब मैंने एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन, जैसे मैंने कहा मिथाइल आयोडाइड विद अमोनिया, मिथाइल आयोडाइड विद अमोनिया। पहले एक HI एलिमिनेट होगा और ये बन जाएगा CH3NH2। वापस से अल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन करेगा, तो ये बना था हमारा CH3NH2। ये प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे अब ये आ गया, फिर एक HI एलिमिनेट हुआ, ये आ गया CH3NH। NH ग्रुप वाले अमाइंस कहलाते हैं सेकेंडरी अमाइन। वापस से ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अमाइन। लेकिन टर्शियरी अमाइन के पास एक लोन पेयर है, और ये क्या कर सकता है, उस लोन पेयर को किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, तो फाइनली द कंपाउंड इज, जो फाइनल कंपाउंड इस रिएक्शन में बनेगा वो है टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्योंकि नाइट्रोजन ने पेयर डोनेट किया है तो इट इज पॉजिटिव और आयोडीन इज नेगेटिव, तो यह है क्वाटरनरी सॉल्ट टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड और टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड को हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड को हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ अलग से आया इस बार। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल एसिटालाइट या सोडियम एसिटालाइट, डायरेक्टली हम कह लें रिएक्शन विद सोडियम एसिटालाइट। एसिटालाइट टेस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? टर्मिनल एल्काइंस की प्रॉपर्टी है। टर्मिनल अल्काइंस की प्रॉपर्टी है जिनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास एसिटालाइड है, मान लो मोनोएसिटालाइड है, जैसे एसिटालीन का बना हुआ एक कंपाउंड ये है मोनोएसिटालाइड, सोडियम मोनोएसिटालाइड। इसको मैं एल्काइल आयोडाइड या मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कर दूंगा तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो है प्रोपाइन। तो कन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो प्रोपाइन मिल जाएगा और NaI
बाहर चला जाएगा। तो जितने कार्बन बढ़ाने हैं आप एल्काइल आयोडाइड में उतने कार्बन बढ़ा लो। इथाइल आयोडाइड यूज कर लो तो ब्यूटाइन मिल जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड यूज कर लो तो पेंटाइन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो आपको इंटरमीडिएट चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मिथाइल आयोडाइड प्लस मिथाइल आयोडाइड से मुझे ब्यूटेटुआइन पे जाना है, तो डाई सोडियम एसेटालाइड भी आप यूज कर सकते हो। मोनोसोडियम एसेटालाइड था ये, दिस इज डाई सोडियम एसेटालाइड। तो डाई सोडियम एसेटालाइड इसको कहां लेके चला जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो ये हमने मिथाइल आयोडाइड से सीधे सीधे ब्यूटाइन बना दिया, मिथाइल आयोडाइड से सीधे सीधे ब्यूटाइन बना दिया। तो ये कहलाता है एसेटालाइड के साथ रिएक्शन। इट इज रिएक्शन विथ एसेटालाइड, रिएक्शन विथ एसेटालाइड। तो ये मेटल एसेटालाइड का सोडियम एसेटालाइड का रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड के साथ। अगला जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो पहला नंबर 1 रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किसका, एल्काइल आयोडाइड का। जैसे मैंने कहा RX प्लस मैग्नीशियम, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा RMgX, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, एक कार्ब धात्विक यौगिक है, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक हो गया मेटल के साथ रिएक्शन का एग्जांपल, मैग्नीशियम के साथ। दूसरा C2H5Cl इथाइल क्लोराइड विथ PbNa सोडियम लेड कपल। ओके, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C2H5 होल 4 Tb टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। यहां पे भी आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या है, टेट्रा इथाइल लेड, टेल भी कहते हैं इसको, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इथाइल लेड। और ये ओल्ड एंटी नॉक कंपाउंड है, एंटी नॉक कंपाउंड, पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता था ताकि जो फ्यूल का मिक्सचर है वो आसानी से बर्न हो जाए, वो आसानी से बर्न हो जाए, नॉकिंग ना हो इंजन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा एलिफेटिक हैलाइड का हिस्सा है। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक हैलाइड या क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं एराइल हैलाइड के बारे में। एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन को कैसे हम बना पाएंगे और क्लोरोबेंजीन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन को। सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन को स्पेशली
बनाते हैं। लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन पर जाने से पहले हमें एक स्टेप करना पड़ता है, वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल सॉल्ट होते हैं, इसलिए पहले हमें उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम जाएंगे सैंडमेयर रिएक्शन पर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बाय डायएज़ोटाइजेशन। डाई मीन्स होता है दो, एजो मीन्स होता है नाइट्रोजन। तो जहां पर दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन। इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन। तो पहला काम हम करेंगे डायएज़ोटाइजेशन। तो देखो एनिलीन यूज करेंगे इसके लिए। एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं HNO2 प्लस HCl के साथ। HNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहां से 2 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, और जो बॉन्डिंग होगी वो 2 नाइट्रोजन के बीच हो जाएगी अब नए प्रोडक्ट में। तो N2Cl बनेगा और साथ में 2 वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना इसको हम कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट कहलाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को पहले बनाएंगे बाय डायएज़ोटाइजेशन। अब डायएज़ोटाइजेशन से हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना लिया। अब इससे आगे की रिएक्शंस को हम कैरी ऑन करेंगे। तो डायएज़ोटाइजेशन हो गया। डायएज़ोटाइजेशन के बाद फिर सैंडमेयर रिएक्शन से हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन को। तो बात करते हैं अब सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमने बनाया है, अब उससे हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स यूज करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखो, अगर यहां पे हम यूज करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्यूप्रस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कॉपर का हैलाइड जाएगा रिंग के ऊपर। रिंग के सॉल्ट का जो हैलाइड है वो आएगा कॉपर के साथ, मतलब CuCl बन जाएगा और N2 बन जाएगी। N2 गैस निकल जाएगी, क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ही सबसे स्टेबल सॉल्ट है। क्यूप्रस ब्रोमाइड कॉन्सेंट्रेटेड HBr अगर हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन CuCl के साथ N2 अलग से मिलेगा। ठीक है, तो कॉपर के सॉल्ट यूज हो रहे हैं। अब अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? आयोडोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आयोडोबेंजीन के साथ साथ आपको मिल जाएगा KCl और साथ में N2। यहां से आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा
KCl मिल जाएगा और N2 गैस मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप पोटासियम साइनाइड यूज करते हो तो साइंड-मेयर रिएक्शन से हम साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये है साइंड-मेयर रिएक्शन। तो साइंड-मेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और साइनोबेंजीन जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। हो गया? तो ये है साइंड-मेयर रिएक्शन। दूसरा बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान्स रिएक्शन का बहुत बार गाटरमान्स का नाम आएगा, तो इसको याद करते हुए चलना है। अगला जो रिएक्शन है वो है गाटरमान्स रिएक्शन। और गाटरमान्स रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहीं से स्टार्ट होगा ये भी। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर सकते हैं हम कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HBr, कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HBr, तो यहां पे मिल जाएगा आपको ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे गाटरमान्स रिएक्शन में। कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है गाटरमान्स रिएक्शन। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बनाने के स्पेशल दो मेथड हो गए। इसके अलावा हांस-डिकस बोरोडीन से भी जा सकते हैं, बेंजीन के क्लोरीनेशन से भी हम जा सकते हैं क्लोरोबेंजीन पे। तो ये अलग से रिएक्शंस जो हमने पहले कर लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है क्लोरोबेंजीन की, उसको देखते हैं। तो ड्रास्टिक कंडीशन में जो क्लोरोबेंजीन है वो SN रिएक्शन भी करता है, ये ध्यान रखना है। अंडर नंबर 1, अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन, under the drastic condition chlorobenzene under the drastic condition chlorobenzene undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले भी आते हैं। अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन क्लोरोबेंजीन अंडरगो द SN रिएक्शन। उसका पहला एग्जांपल है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं डाउस प्रोसेस। रिएक्शन विथ sodium hydroxide is called Gauss process at 300 degree centigrade and 300 atmospheric pressure. degree centigrade and 300 atmospheric pressure। तो पहला एग्जांपल है NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो कि SN रिएक्शन का एग्जांपल है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिल जाएगा फिनॉल। Na के साथ Cl एलिमिनेट करेगा और प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। तो डॉस प्रोसेस से हम फिनॉल बना सकते हैं अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन और NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये पहला SN रिएक्शन का एग्जांपल।
This one is the first SN reaction. अब दूसरा एग्जांपल देखो, SN रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 at 200 degree centigrade, at 200 degree centigrade in presence of cuprous oxide, in presence of cuprous oxide. तो क्लोरोबेंजीन प्लस अमोनिया, कंडीशन इज क्लियर। यहां से HCl एलिमिनेट करेगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एनिलीन। तो एनिलीन का भी फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका एग्जांपल है, वो है रिएक्शन विद क्यूप्रस साइनाइड CuCN। रिएक्शन विद cuprous cyanide in presence of pyridine, in presence of pyridine। तो क्लोरोबेंजीन और CuCN का रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन और CuCN का रिएक्शन, ये भी लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाएगा और फिनाइल साइनाइड बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। फिनाइल साइनाइड के साथ क्या बनेगा? क्यूप्रस क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फिनाइल साइनाइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बात हुई पोटेशियम क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन की। तो ये 3 केमिकल रिएक्शन हैं जो SN रिएक्शन के एग्जांपल है। कभी पूछेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन में आ सकता है, तो अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ सकती है। ये इसके 3 एग्जांपल। अब उसके बाद बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? तो अगर क्लोरोबेंजीन को आप रिड्यूस करोगे, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे निकल एल्यूमिनियम का एक कपल यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम रैनी निकल कहते हैं। ये ध्यान रखना है ना। तो HCl बाहर निकल जाएगा और रिडक्शन पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। रिडक्शन पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है बेंजीन और साथ में HCl बाहर हो गया। तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप चयन करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। अगली बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ DDT। फॉर्मेशन ऑफ DDT, DDT का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ DDT। तो DDT is the dichloro diphenyl trichloro ethane। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन को कहते हैं DDT। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन को कहते हैं DDT। इट्स IUPAC नेम, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इट्स IUPAC नेम इस इसका जो IUPAC नाम है DDT का वो है 2,2-bis पैरा क्लोरोफेनाइल या 4-क्लोरोफेनाइल भी कह सकते हैं। पैरा क्लोरोफेनाइल या 4-क्लोरोफेनाइल 4-क्लोरोफेनाइल 1,1,1 trichloroethane 1,1,1 trichloroethane is the IUPAC name of DDT। और DDT क्या है? It is इंसेक्टिसाइड। यह एक प्रबल कीटनाशक है। जिन पौधों में कीड़े लगते हैं उनको मारने के काम में आता है, मॉस्किटोज को मारने के काम में आता है DDT। तो DDT is the strong insecticide, एक प्रबल कीटनाशक है DDT, but presently its use is prohibited because of environmental pollution। तो बात कर रहे हैं हम लोग DDT के बारे में, कैसे बनता है अब ये देखते हैं। When chlorobenzene reacts with chloral in presence of concentrated H2SO4, then it gives DDT। कैसे बनाएंगे हम? क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल के साथ ट्रीट करेंगे, तो बनेगा DDT। क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ ट्रीट करने पर बनता है DDT। देखो कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये है क्लोरोबेंजीन, इसके हमको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, हियर इज 2 क्लोरोबेंजीन। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। CCl3CHO इज क्लोरल। ये CCl3CHO 2,2,2 trichloroethanol 2,2,2 trichloroethanol is called chloral। तो CCl3CHO को हम कहते हैं क्लोरल। जब इसको दोनों को ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है DDT। ये केमिकल रिएक्शन के बाद बना हुआ प्रोडक्ट ये है DDT, साथ में वाटर यहाँ पे एलिमिनेट होगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ DDT। अब DDT के फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं अगले केमिकल रिएक्शंस पर। And the next reaction is reaction due to benzene nucleus। Reaction due to benzene nucleus। तो chlorine of chlorobenzene is ortho para director। क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि क्लोरीन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं।
तो अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन जो ड्यू टू न्यूक्लियस आएगी। तो क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन is ortho para directing group, ortho para directing groups, because it is electron rich and show पॉजिटिव M और पॉजिटिव R इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव M या पॉजिटिव R इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव M या पॉजिटिव R इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए जो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहां पे जब हम रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अगेन क्लोरीन के साथ, जहां पे क्लोरीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, है, अगेन क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हियर इज द प्रोडक्ट इज ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है तो मेनली क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ होता है। नाइट्रेशन में HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, NO2+ को बना के देना। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, क्लोरीन के साथ ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3+, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3+, तो SO3+ कहां पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। SO3 भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है तो मेनली कहां पे रहेगा, पैरा पोजीशन पर रहेगा। और कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये प्रोडक्ट हैं इस केमिकल रिएक्शन के, जहां पे हमने बेंजीन न्यूक्लियस को यूज किया। एक और रिएक्शन इसमें बचती है, उसको अलग से कर लेते हैं, और वो है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी आएगी दो हिस्से में। पहले अल्काइलेशन, मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो अल्काइलेशन में क्या होगा, जैसे मिथाइल क्लोराइड है मेरे पास, AlCl3 एनहाइड्रस इसका कैटालिस्ट होता है, AlCl3 एनहाइड्रस इज द कैटालिस्ट। तो यहां से आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये मिल गया AlCl4- इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द कैटलिस्ट,
और फिर ये जो क्लोरोबेंजीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आपको पता है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये आके एडअप हो जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन मिल जाएगा। ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। तो क्लोरोबेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोबेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन एज अ प्रोडक्ट आएगा। इसका दूसरा स्टेप, अल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एज अ रिएक्टेंट यूज होगा विथ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे CH3CO प्लस जो है वो बनेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। CH3CO प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ पे, और AlCl4 माइनस यहाँ पे रहेगा इंटरमीडिएट ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंस कहाँ जाएगा? क्लोरोबेंजीन, जो कि इटसेल्फ कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये इसको कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? CH3CO पॉजिटिव को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। CO CH3 कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर, और कहां पर? पैरा पोजीशन पर। तो क्या बन गया? ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा।